आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फोर्स और फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को समझने के लिए, फोर्स को समझने के लिए आपको बहुत सारे प्रिंसिपल और लॉ को जानना ज़रूरी है। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग आगे कुछ और फंडामेंटल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इस लॉ को सर आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवर किया है। डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन is usually stated as that every particle attracts every other particle in the universe with a force, है ना। तो न्यूटन्स ने ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है, पार्टिकल को आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, तो जितने भी पार्टिकल यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यही क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, मान लो आपके पास m1 मास है और m2 मास है, दो पार्टिकल है या दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। r क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो m1 मास पे, m1 मास वाले पार्टिकल पे m2 मास वाला पार्टिकल F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही m2 मास को m1 मास वाला जो पार्टिकल है F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल होंगे। F1 इज इक्वल टू F2, एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स, कांस्टेंट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और इसका वैल्यू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, दोनों पार्टिकल या दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे दोनों के बीच उतना कम फोर्स वहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे कि कैसे ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। दोनों मास या दोनों पार्टिकल या दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो इसमें जो m1 वाला ऑब्जेक्ट है वो m2 ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और फोर्स अप्लाई करेगा F। वैसे ही m2 मास वाला जो ऑब्जेक्ट है m1 मास वाले ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा F। दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F क्या है, फोर्स बिटवीन द मासेस। m1 क्या है, द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज mass of the second object, and r is the distance between the center of the masses. तो according to Newton's law of universal gravitation, F is proportional to m1 into m2, है ना, मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। और क्या होता है, m is inversely proportional to r स्क्वायर, है ना, F proportional 1/r स्क्वायर, ये होता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कोई कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू जी इंटू M1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और इस कैपिटल जी का जो यूनिट होगा मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर होगा, या इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ही है। ये आप अच्छे से समझ जाइए कि कैसे ये फॉर्मूला हमें मिला हुआ है। बेसिकली ये जो न्यूटन ने इस प्रिंसिपल या लॉ को डेवलप किया तो इसका एक्चुअल में हम यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे यूनिवर्स में सन भी है, अर्थ है, अदर प्लैनेट्स भी है, उल्का पिंड है और अदर पार्टिकल है, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के आसपास जितने भी पार्टिकल है या अदर ऑब्जेक्ट है तो अर्थ क्या करता है, दूसरे पार्टिकल पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अर्थ है ना, अर्थ है जिसका आपको मास पता है ना, और इसके ऊपर कोई एक पार्टिकल रखी हुई है। अर्थ के सरफेस पे भी आप कोई बॉक्स रख दीजिए, आप खुद आप खड़े हैं अर्थ लेवल पे, तो कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, हम जानते हैं अर्थ का रेडियस हमें पता रहता है, मान लो कैपिटल R है, इसका एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ क्या करता है, उस पार्टिकल पे एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है F। ठीक है, हम पहले भी जानते हैं कि सभी चीज़ें क्या होती है, अर्थ की तरफ गिरने लगती है ना। न्यूटन ने आपने स्टोरी भी सुना होगा कि सेब हमेशा नीचे की ओर क्यों गिरती है पक के, तो इसको न्यूटन ने देखा और ये लॉ को उन्होंने डिस्कवर किया। तो सभी पार्टिकल जो अर्थ के आसपास है या अर्थ पे रखे हुए हो, अर्थ के तरफ, उसके सेंटर के तरफ ही उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स हो लगता है, जिसके कारण सभी पार्टिकल अर्थ पे ही जाके गिरती है। ठीक है, तो ये इस लॉ का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो F इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ ऑन मास m, कैपिटल M इज़ मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ मास ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे तो जो फोर्स F एक्ट कर रहा है उस पार्टिकल पे अर्थ के द्वारा, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम पार्टिकल का जो रेडियस है उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो रेडियस बहुत ही कम होगा। छोटा पार्टिकल आप ले रहे हैं तो वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में पार्टिकल का रेडियस कम है, इसलिए उस रेडियस को हम लोग पार्टिकल के रेडियस को क्या कर रहे हैं, यूनिटी या इग्नोर करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वेट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वेट ऑफ पार्टिकल W इज इक्वल टू mg होता है। वेट और मास में डिफरेंस है, वेट किस पे डिपेंड करता है, g पे, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g का मान जो है अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से रहता है। आप मून में चले जाएंगे या अदर प्लेनेट में चले जाएंगे तो वहाँ पे g का मान अलग अलग होता है, और इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अलग अलग प्लेनेट में अलग अलग वैल्यू होता है। तो वेट का मान एक्चुअल में वेट है क्या, वेट किसी भी पार्टिकल का वेट जो होता है वो अर्थ के द्वारा उस पर लगाया गया एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ पार्टिकल जो होगा और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो F इज इक्वल टू W, इसको आप वैल्यू पुटअप करेंगे, mg इज इक्वल टू m अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको स्मॉल g इज इक्वल टू मिलेगा m अपॉन R स्क्वायर। तो ये g क्या है, g क्या है, ये अर्थ के लिए ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस लॉ का हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे रखें या अर्थ सरफेस से ऊपर रखें तो उसमें कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है,
तो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स दैट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड if the force acting at a point of rigid body is replaced by the force of same magnitude, direction and line of action but acting at a different point. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या होता है हमें पता है, तो रिजिड बॉडी पे ही ये लॉ अप्लाई होगा। रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो हो सकता है वो क्या स्टेशनरी पोजीशन पे हो या मोशन के कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। तो जब फोर्स लगाते हैं तो उसका एक पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में जब वो फोर्स ऐड कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ एक्शन को हम चेंज कर दें, मतलब उस पॉइंट में ना लग के दूसरे पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एक्शन ऑफ पॉइंट बस चेंज हो रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ एक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो इससे बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे या मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब फोर्स का इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो बदल रहा है। इसको ही हम लोग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिखाई दे रहा है, एक आपके पास रिजिड बॉडी है, फोर्स एफ पॉइंट ए पे ऐड कर रहा है और ये लाइन ऑफ एक्शन 1 है। अब फोर्स एफ को हमने पॉइंट बी पे अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो गया, लाइन ऑफ एक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, केवल पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स ऐड कर रहा है वो एक तरीके से एक ही फोर्स होता है, ठीक है। इसमें बॉडी में जो पहले फोर्स लग रहा था पॉइंट ए पे, बाद में जो फोर्स लगा पॉइंट बी पे, इससे उसके इफ़ेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब जैसा इफ़ेक्ट पहले था वैसा इफ़ेक्ट बाद में रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक और समझते हैं, एक रिजिड बॉडी आपके पास, फोर्स एफ ऐड कर रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड के तरफ है और ये पॉइंट जो है पॉइंट ए पे ऐड कर रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को हम उसी लाइन एक्शन पे पॉइंट बी पे अप्लाई कर देते हैं, मैग्नीट्यूड एफ ही है। अब इसी फोर्स को हम पॉइंट सी पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, केवल पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इससे बॉडी में जो फोर्स का इफेक्ट है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हम पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हैं तो इससे बॉडी के कंडीशन पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा करते क्यों हैं? ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम आगे एनालिसिस करेंगे फोर्स का, इफ़ेक्ट का, तो उसमें फोर्स का एनालिसिस इजीली कर सकें, उसको आसान करने के लिए इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं या फोर्स को मूव कर सकते हैं आसान कैलकुलेशन करने के लिए। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए बॉडी है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसको हमने ट्रांसमिट कर दिया दूसरे पॉइंट पे, तो ये दोनों इक्वल फोर्स ही हैं, इसका इफेक्ट इक्वल है। वैसे ही एल शेप में कोई आपको बॉडी दिख रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा था, इस नीचे यहाँ पे पॉइंट पे लग रहा है, उस फोर्स को हमने ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट जो है अलग अलग आना चाहिए। पहले फोर्स नीचे वाले बार पे लग रहा था, अब ऊपर वाले बार पे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रैक्टिकली ऐसा करें तो इफ़ेक्ट अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट को कांस्टेंट ही रखना है, यहाँ पे इफ़ेक्ट जो पहले था वैसा ही रहेगा, एक्चुअली जो फोर्स ऐड कर रहा है उसका इफ़ेक्ट जो है वैसा ही रहेगा, केवल एनालिसिस को आसान करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। जैसे पे बॉडी यहाँ पे आप देखिए सर्कुलर शेप में है, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं 3 पॉइंट पे। अब तीनों फोर्स को हमने उसके लाइन ऑफ एक्शन पे सेंटर पे अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो इसका इफेक्ट कुछ होगा, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट जो है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, इफेक्ट पहले जैसा फोर्स लग रहा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए और आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कोई बार है सिलेंड्रिकल शेप में, यहाँ पे इसके एक्सेस पे एक फोर्स F1 एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे,
वैसे ही F2 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इस बार पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ये ओरिजिनल फोर्स है जो एक्चुअल में एक्ट कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। अब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के तहत इसी बॉडी में हम F1 फोर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं इस तरफ जहाँ पे F2 एक्ट कर रहा था, वैसे ही F2 को हम ट्रांसमिट कर देते हैं F1 के पॉइंट पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टेंशन की तरफ एक्ट करेगा, तो दोनों में बहुत इफेक्ट आएगा। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इफेक्ट दोनों में अलग अलग होता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन उसको हमने कुछ एनालिसिस करने के लिए उसको ऐसा ट्रांसमिट कर दिया। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इफेक्ट इसका कंप्रेसिव फोर्स जैसा ही रहेगा, है ना। हमने केवल एनालिसिस आसान करने के लिए उसको ट्रांसमिट कर दिया है, उसके पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम कार को क्या कर रहे हैं, देखिए पुल कर रहे हैं। पहले डायग्राम में आप देखिए हमने कार को यहाँ पे पुल किया हुआ है F फोर्स लगा के। अब दूसरे डायग्राम में हमने उसको पुश किया हुआ है, तो लाइन पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे पुल है, यहाँ पे पुश है, लेकिन ये दोनों का इफेक्ट इक्वल ही होगा। आपको ऐसा नहीं लेना है कि यहाँ पे पुल और यहाँ पे पुश लग रहा है, केवल एनालिसिस आसान करने के लिए हमने फोर्स को पुश जैसा यहाँ पे शो किया है, लेकिन एक्चुअल में ये पुल जैसा इफेक्ट ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसमें केवल पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होता है, यहाँ तक कि उस फोर्स का जो इफेक्ट है ये भी चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आई होप ये दोनों लॉ प्रिंसिपल्स आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।